हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड की कहानी में। आज मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन फिल्म 2067 की कहानी बताने वाला हूँ। पहले ही बोल देता हूँ, आगे स्पॉइलर है तो संभल के सुनना। फिल्म की कहानी साल 2067 की है, जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हालत इतनी खराब हो गई है कि अब धरती को दोबारा ठीक करना पॉसिबल ही नहीं है। सारी हरियाली खत्म हो चुकी है, एक भी पौधा नहीं बचा। पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? इसीलिए हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है और लोग जिंदा रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदने पर मजबूर हैं। दुनिया का करीब 99% हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। लोग ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने पर मर रहे हैं। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही शहर बचा है और उसकी वजह है एक कंपनी, क्रॉनिकॉर्प। यही कंपनी सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये नकली ऑक्सीजन धीरे धीरे लोगों को एक खतरनाक बीमारी दे देती है, जिसे कहते हैं द सिकनेस। इंसानियत के पास अब बस कुछ ही साल बचे हैं, वरना सब खत्म। अब एंट्री होती है हमारे हीरो ईथन वाइट की। ईथन उसी शहर में रहता है और अपने दोस्त जूड के साथ क्रॉनिकॉर्प में मैकेनिक का काम करता है। कंपनी दिन रात इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। ईथन की पत्नी जैंथे भी इस बीमारी से जूझ रही होती है। बेचारा ईथन दिन रात मेहनत करता है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और अपनी पत्नी के लिए अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन ला सके। एक दिन ईथन और जूड टनल में काम कर रहे होते हैं। तभी कंपनी की बड़ी ऑफिसर रेजिना जैक्सन उन्हें बुलाती है। वो सीधा बोल देती है कि अगर हालात नहीं बदले तो कुछ सालों में इंसानियत खत्म हो जाएगी। और फिर एकदम बम फोड़ती है, सिर्फ ईथन ही सबको बचा सकता है। ईथन तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है ये सब मजाक है, लेकिन रेजिना उसे लैब दिखाने ले जाती है। वहां ढेर सारी भारी भरकम मशीनें लगी होती हैं। लैब का डॉक्टर बिली मिशेल ईथन की कलाई में लगे डिवाइस को देखता है। फिर वो लोग बताते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट 20 साल पहले ईथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने शुरू किया था। सामने जो मशीन होती है वो असल में एक टाइम मशीन है, जिसका नाम है द क्रॉनिकल। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बस रेडियो वेव्स भेजी थी। तब पता चलता है कि 407 साल बाद यानी 2474 में धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और इंसान आराम से जिंदा रह पाएंगे। मतलब साफ है, अगर भविष्य में इंसान है तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। लेकिन तभी अजीब चीज होती है। भेजी गई रेडियो वेव्स बदल कर वापस आती हैं और जब उन्हें डिकोड किया जाता है तो एक मैसेज मिलता है, ईथन वाइट को भेजो। अब रेजिना चाहती है कि ईथन को भविष्य में भेजा जाए ताकि वो वहां से इलाज लेकर आए। ईथन ये सुनकर हिल जाता है। उसे सब झूठ लगता है। ऊपर से वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, इसलिए मना कर देता है। बाद में ईथन और जूड एक ढाबे में बैठकर शुद्ध ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मौका इंसानियत को बचा सकता है, लेकिन ईथन बोल देता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। ईथन को अपने पिता से बहुत गुस्सा है। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़कर गायब हो गए थे। जब ईथन छोटा था, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उसके बाद से जूड ही उसे पालता है, इसलिए ईथन जूड को अपना भाई और बेस्ट फ्रेंड मानता है। ईथन अपने पिता को ब्लेम करता है कि उन्होंने अपने काम के लिए परिवार छोड़ दिया। वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जूड दिल से बात करता है और कहता है अगर पत्नी को बचाना है तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। तभी ईथन को अपना 8वां जन्मदिन याद आता है, जब उसके पिता ने उसे एक अजीब सा डिब्बा गिफ्ट किया था। जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है, एक डिवाइस उसकी कलाई से चिपक जाती है और हाथ से खून निकलने लगता है। दरअसल ईथन के पिता रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में बचपन में ही एक परमानेंट डिवाइस लगा दी थी। इतने साल बीत जाते हैं, लेकिन ईथन को आज तक नहीं पता होता कि उसका असली काम क्या है। घर आकर ईथन अपनी पत्नी जैंथे को दिन भर जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जैंथे खुद ईथन से कहती है कि उसे भविष्य में जाना चाहिए। वो चाहती है कि ईथन ये मिशन पूरा करे। अगली सुबह ईथन एक धातु के फूल पर लिखता है, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा, और उसे जैंथे के पास छोड़कर चला जाता है। फिर ईथन दोबारा रेजिना के ऑफिस जाता है और साफ बोल देता है कि अगर उसे सिर्फ एक ही इलाज मिला तो वो पहले जैंथे को दिया जाएगा। रेजिना इस बात को मान लेती है और उसे फिर से लैब ले जाया जाता है। लैब में डॉक्टर मिशेल ईथन को एक खास सूट दिखाता है जो टाइम मशीन में जाने से पहले पहनना जरूरी होता है। जब वो लोग मिशन समझाने लगते हैं, तभी ईथन को एहसास होता है कि इनके पास असल में कोई प्लान ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो आगे क्या देखेगा, किससे मिलेगा या वहां हालात कैसे होंगे। फिर भी सूट पहनाने के बाद उसे एक एआई डिवाइस दी जाती है जिसका नाम होता है आर्ची। आर्ची हर वक्त लैब को ईथन की वाइटल्स दिखाती रहेगी और उसे रास्ता ढूंढने में भी मदद करेगी। और फिर बिना ज्यादा कुछ सोचे वो ईथन को टाइम मशीन में भेज देते हैं। मशीन के अंदर ईथन बहुत तेज रफ्तार से समय के बीच से गुजरता है। अचानक वो आसमान से गिरता है और एक अनजान जंगल में आकर गिरता है।
हवा के जबरदस्त घर्षण से उसका सूट आग पकड़ लेता है तो वो जल्दी से सूट निकाल देता है। जैसे ही वो आसपास देखता है वो कुदरत की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। हरियाली वापस आ चुकी है, पेड़ पौधे हैं और हवा में नेचुरल ऑक्सीजन है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। आर्ची जिस दिशा में इशारा करती है ईथन उधर चलता है और उसे एक तरह का बंकर का दरवाजा दिखता है। लेकिन जो चीज उसका ध्यान खींचती है वो है दरवाजे के सामने पड़ा एक कंकाल। उस कंकाल की खोपड़ी में गोली का छेद होता है। जब ईथन उसका नेम टैग देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कंकाल ईथन का ही होता है। ईथन को वहां उसी कंकाल की आर्ची डिवाइस भी मिलती है। वो उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। उसमें एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है यही एकमात्र रास्ता है, और फिर ईथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है। ईथन डर जाता है और सोचता है कि शायद यही उसका भी अंजाम होने वाला है। फिर उसकी नजर उस कंकाल की कलाई पर लगे डिवाइस पर जाती है। वो बिल्कुल ईथन वाले जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि उस डिवाइस की लाइट हरी होती है जबकि ईथन की डिवाइस पूरी जिंदगी लाल रही है। रात हो जाती है। ईथन आग जलाता है और जंगली बेरीज खा लेता है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि वो बेरीज जहरीली थी। ईथन उल्टियां करने लगता है और बेहोश होने लगता है। कुछ समय बाद ईथन की आंख खुलती है और सामने देखकर वो चौंक जाता है। वहां जूड खड़ा होता है। असल में लैब में बैठे लोगों ने देखा कि ईथन की वाइटल्स गिर रही हैं, तो उन्हें लगा कि जहर का असर हो रहा है। इसलिए वो तुरंत जूड को इलाज के साथ भविष्य में भेज देते हैं ताकि ईथन को बचाया जा सके। कुछ देर बाद ईथन और जूड फिर से उस कंकाल को देखते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ईथन की किस्मत अभी बदली नहीं है। फिर वो आर्ची की मदद से एक दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं। वहां एक डिवाइस ईथन की आंख स्कैन करती है और उन्हें अंदर जाने देती है। अंदर जाते ही एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है और ईथन से डीएनए सैंपल मांगता है। जैसे ही ईथन हाँ करता है, उसकी कलाई वाली डिवाइस फिर से एक्टिव हो जाती है और उसका हाथ कटने लगता है। ब्लड टेस्ट पूरा होते ही डिवाइस की लाइट हरी हो जाती है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स जल जाती हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि वो क्रॉनिकॉप की ही लैब में हैं, बस 407 साल भविष्य में। उनके सामने वही टाइम मशीन भी होती है। जूड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वो वापस अतीत में जा सकते हैं, लेकिन ईथन ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और उसका अंत वही होगा जो उस मरे हुए ईथन का हुआ था। ईथन सिस्टम लॉग चेक करता है और उसे अपने पिता की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अब उन्हें धमाके से पहले टाइम मशीन ठीक करके वापस जाना ही पड़ेगा। टाइम बहुत कम बचा होता है तो दोनों को जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें एक पूरी तरह उजड़ा हुआ शहर दिखता है जो हरियाली से ढका हुआ होता है, लेकिन वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं होता। इससे साफ हो जाता है कि इंसानों के खत्म होने के बाद धरती खुद को धीरे धीरे ठीक कर रही है। चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े होते हैं। ईथन अपनी पत्नी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ जैंथे की हड्डियां मिलती हैं। ये देखकर ईथन पूरी तरह टूट जाता है। जूड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अतीत में वापस जाना चाहिए, क्योंकि लगता है कि बीमारी का कोई इलाज भविष्य में भी मौजूद नहीं है। लेकिन जूड की बातों से ईथन को शक होने लगता है। वो जंग लगी हुई आर्ची को दोबारा चालू करता है और रिकॉर्डिंग सुनता है। तभी उसे एहसास होता है कि उस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो जूड की ही है और गोली चलाने वाला भी वही था। जूड ईथन पर बंदूक तान देता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि वो कभी ईथन को नहीं मारेगा। ईथन तय करता है कि पहले मिशन पूरा करना जरूरी है। दोनों मिलकर पावर कोड ठीक कर देते हैं और वापस लैब पहुंचते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम फिर से काम करने लगता है। उन्हें बस 37 मिनट इंतजार करना होता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचेगा, पोर्टल 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। लेकिन ईथन फिर देखता है कि उसी जगह उसके भविष्य वाले शरीर के अवशेष अब भी मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है, भविष्य अब तक बदला नहीं है। सच्चाई जानने के लिए ईथन अपनी मौजूदा आर्ची की बैटरी निकालकर पुरानी आर्ची में लगा देता है। तभी उसे एक और वीडियो मिलती है जिसमें साफ दिखता है कि भविष्य में ईथन को जूड ही मारता है। अब जूड सच कबूल करता है। वो कहता है कि भविष्य बदला नहीं जा सकता और वो ईथन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ईथन को ये बात हजम नहीं होती। वो गुस्से में जूड को एक कमरे में बंद कर देता है और अपने पिता की आखिरी दिन की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग चलाता है। वहीं उसे एक बातचीत मिलती है उसके पिता और क्रॉनिकॉप की सीटीओ रेजीना जैक्सन के बीच। ईथन को पता चलता है कि उसके पिता टाइम मशीन से पूरी इंसानियत को बचाना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का प्लान सिर्फ ये था
कि कुछ चुने हुए लोगों को लेकर भविष्य में भाग जाए। लेकिन दोनों ही प्लान में एक चीज कॉमन थी, किसी न किसी को भविष्य में जाकर टाइम मशीन चालू करनी ही पड़ती, क्योंकि टाइम ट्रेवल के लिए दोनों तरफ से एक्टिव लिंक जरूरी था। सीटीओ को रोकने के लिए ईथन के पिता ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और ईथन के डीएनए को वेरिफिकेशन की बना दिया। इस बात से गुस्साई सीटीओ ने ईथन के पिता को वहीं मार दिया। इतना ही नहीं, उसने जूड को ऑर्डर दिया कि ईथन की मां को मार दे और ईथन का गार्जियन बनकर उसके साथ रहे, ताकि भविष्य में उसकी कलाई वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सके। ये जानकर ईथन पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान को वो भाई मानता था वही उसकी मां का कातिल निकलता है और अब उसे भी मारने वाला है। साथ ही ईथन को एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा था। उसके पिता ने परिवार को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। ईथन टाइम मशीन बंद करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रजीना चुने हुए लोगों को भविष्य में लाना चाहती है। लेकिन जूड उसे रोकने आ जाता है और बताता है कि उसे सीटीओ ने यही काम सौंपा था, ईथन को भविष्य में भेजना, मशीन ठीक करवाना और फिर ईथन को मार देना। लेकिन इतने सालों में जूड ईथन से सच में जुड़ चुका होता है। अपने भाई जैसे दोस्त को इस हालत में देखकर वो टूट जाता है और आखिरकार ईथन को मारने की बजाय खुद को गोली मार लेता है। गुस्से और दुख से भरा हुआ ईथन अब अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला करता है, इलाज ढूंढना और इंसानियत को बचाना। वो मॉनिटर देखता है और उसे अपने पिता का लिखा सबसे पहला मैसेज मिलता है। तभी उसे समझ आता है कि सेंड ईथन वाइट वाला मैसेज उसने खुद ही भेजा था। वो वही मैसेज दोबारा कोड करता है और अतीत में भेज देता है, साथ में कई और चीजें भी। उधर 2067 में सीटीओ अपने चुने हुए लोगों के साथ टाइम मशीन के एक्टिव होने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उनकी आंखें फटी रह जाती हैं जब मशीन से सैकड़ों विलुप्त पौधे बाहर आते हैं, साथ ही ईथन के पिता की हत्या की रिकॉर्डिंग भी। इसके बाद ईथन टाइम मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है